नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। बिहार में जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रहा था, वो अब लगभग खत्म हो गया है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा भी दिया और शपथ भी ली। दोबारा मुख्यमंत्री बने, दोबारा नहीं ये 7वीं नहीं 9वीं बार बने हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हमारे साथ संकेत चतुर्वेदी संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल से। संकेत, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। क्या कुछ हुआ बिहार में और एक जो फिर दोबारा नीतीश कुमार आ गए, इसके पीछे क्या रणनीति है? और ये बताइए कि ये तो वो नीतीश कुमार नहीं रह गए, अब जो इनकी छवि है वो तो वो नहीं रह गई जो डेढ़ दशक पहले थी, जब इन्होंने पहली बार अपना मुख्यमंत्री पद संभाला था और सुशासन बाबू बन के उभरे थे। अब इनकी छवि कोई विश्वसनीय गठबंधन की नहीं रह गई है और एक अ, प्रशासनिक तौर पर भी जो सरकार की लचर व्यवस्था, उसमें नीतीश कुमार एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के नहीं उभरे हैं। तो ऐसे में भाजपा की क्या मजबूरी रही कि उसने नीतीश कुमार को दोबारा अपना लिया? जी हाँ, पर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपने पूछा सबसे पहले मैं उसका उत्तर देता हूँ कि बिहार में क्या चल रहा है। तो बिहार में एक ही चीज चल रही है जो हमने संस्कृत में बहुत पहले पढ़ी थी, आज से लगभग 30 साल पहले। नीतीश नीतीशस्य नीतीशामि। तो उसी प्रकार से चल रहा है और ये काफी सालों से चल रहा है। लगभग 2 दशक से हम यही देख रहे हैं कि पार्टियां बदलती रहती हैं, विपक्ष बदल जाता है, मुख्यमंत्री नहीं बदला करता। मुख्यमंत्री वही रहता है। ये वही चीज है जो बिहार में चल रही है। तो अब विपक्ष एक बार फिर बदला है और बीजेपी जो है वो रूलिंग क्लास में आई है और आरजेडी जो है वो विपक्ष में आ गया है। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि आप ये समझिए, थोड़ा इसकी बैकग्राउंड आप लीजिए। इस बात की शुरुआत होती है जब इंडिया अलायंस बना था। इंडिया अलायंस को बनाने वाले जो उसके रचयिता थे, वो खुद और स्वयं नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार ही उसके जन्मदाता थे। एक तरह से वही पिताजी थे इस इंडिया अलायंस के। अब बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे नीतीश कुमार को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार का ये कहा गया कि ये कन्वीनर बनाए जाएंगे, तो ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं आई हैं। इस कारण से नीतीश कुमार का नाम अभी नहीं, बाद में रखा जाए, ऐसा प्रस्ताव दिया श्री राहुल गांधी जी ने। और अब वो जो कुछ भी है, इन्होंने जैसा भी बोला नीतीश कुमार जी के बारे में, अब नीतीश कुमार जी को ऐसा लगा कि उनको कहीं ना कहीं पीछे से उनके खिलाफ साजिश चल रही है। उनके एक विश्वसनीय नेता भी थे, लल्लन सिंह करके, जो उनके राइट हैंड मैन माने जाते थे। लल्लन सिंह थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत बहुत हद तक साइड में चले गए थे टुवर्ड्स आरजेडी। नहीं, देखिए उस पर तो हम बाद में आएँगे कि उन्होंने आंतरिक तौर पर क्या राजनीति की और क्या क्यों उन्होंने पाला बदला और क्या उनको खतरा था, उस पर बाद में आएँगे। पहले मुझे एक चीज़ जो कन्फ्यूज़न समझ में नहीं आ रहा है और बहुत सारे दर्शकों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि भाजपा ने इनको अपनाया? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर, आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट कि पाला क्यों बदला गया। तो नीतीश कुमार को लल्लन सिंह के एटीट्यूड की वजह से ऐसा लगा कि उनकी पार्टी को जो है वो तोड़ने की साजिश रची जा रही है। और उस पर मेन रीजन ये ही लोग हैं, चाहे आरजेडी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले। तो एक बेसिक मोड होता है पॉलिटिक्स में, वो होता है सर्वाइवल का। अब बीजेपी ने लिया क्या, यहाँ पर यह आ रहा है। ये नहीं कि वो गए क्यों, नीतीश कुमार की इनसिक्योरिटी थी जिस वजह से वो जाना चाह रहे थे। ही वॉज फीलिंग कि जहां जिस चीज की स्थापना उन्होंने की, उसी जगह पर उनको एक एलियन की तरह प्रस्तुत करा जा रहा है। उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही जितनी वो डिजर्व करते हैं। और अनडाउटली वो एक बड़े नेता हैं इस देश में, भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भले ही अब उन्हें पलटू राम या जयराम रमेश जैसे वो कहते हैं कि गिरगिट है फलाना, उसको टक्कर दे रहे हैं गिरगिट को। और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि वो एक अच्छे प्रशासक हैं। पहली बार उन्होंने बिहार जैसे इतने अराजकता भरे राज्य को एकदम सुधार दिया और सुशासन बाबू बन के उभरे थे। तो ये बात तो उन्होंने ठीक है, अपने आप को सिद्ध करके भी दिखाया कि वो एक कुशल प्रशासक है और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। मतलब वो उनके विपक्ष के लिए एक
बड़े नेता बनकर उभर सकते थे वो। जी हाँ, अनडाउटली वो अब ये दोनों तरफ का था, इनसिक्योरिटी दोनों तरफ थी। इनसिक्योरिटी राहुल गांधी को भी थी। उनको लग रहा था ये अगर उभर के आ जाएंगे बतौर पीएम कैंडिडेट, बतौर फेस ऑफ पीएम, तो हमारा क्या होगा। अब इन लोगों ने ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे, वो कन्वीनर बनने के लायक हैं। वो इन ममता बनर्जी इनका पत्ता साफ कराना चाह रही थी। तो सब तरफ एक इंडिया अलायंस में खिचड़ी सी पक रही थी। हर कोई अपनी अपनी चाह रहा था, वो अपना मैक्सिमम चाह रहे थे। और ये पॉलिटिक्स में, इसमें कोई बुरी बात नहीं, पॉलिटिक्स में सब चलता है, ये होता है, हर कोई अपना स्पेस बनाना चाहता है। आदमी अंततः राजनेता बनता है इसलिए क्योंकि एक दिन वो एक बड़ा राजनेता बनना चाहता है, विश्व पटल पे वो आना चाहता है। इसीलिए आदमी पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में जाता है। अगर हम ये सोचें कि सेवा भाव से गया है तो ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे को तो सेवा करनी है मैं इसीलिए आ रहा हूँ। इसीलिए वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि उन्हें बिहार की जनता की सेवा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपना नाम बढ़िया चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई मैं जब रिटायर हूँ, रिटायरमेंट इज नियर, रिटायरमेंट इज नियर, ये भी एक फैक्ट है। वो एक अपना बढ़िया रिटायरमेंट चाहते हैं। रखा क्यों बीजेपी ने, अब ये बात जरा समझ लेनी चाहिए। और इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, वो आए क्यों, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। बीजेपी ने रखा क्यों, ये समझिए। बीजेपी को इंडिया अलायंस में लगा, इंडिया अलायंस अलबत्ता बीजेपी के सामने राम मंदिर की वजह से जो वेव है, हिंदुत्व की वेव है, इंडिया अलायंस कहीं स्टैंड नहीं करता। इसमें लिखित में मैं आपको दे सकता हूं, बीजेपी अपने न सिर्फ मतलब जीतेगी, अपने ही अकेले दम पे जीतेगी, पर वो सीटें थोड़ा और मार्जिन बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को संपूर्णतः खत्म कर देने के लिए, कि इंडिया अलायंस की कहीं कोई बात ही ना करे, कहीं कोई बात ही ना हो, वो कोई नाम ही ना हो। वो तो उस आदमी को तोड़ लो जिस आदमी ने उस इंडिया अलायंस की रचना करी थी। और वो आदमी को इन लोगों ने इस हालत में ला दिया कि वो उस इनसिक्योरिटी के चलते इधर भाग के आया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वो वाकई पलटू राम है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो इल्जाम लगा है वो सत्य लगा है, लेकिन ये राजनीति है। आज अजय आलोक ने एक बात बोली थी, आज तक की एंकर उनसे पूछ रही थी कि आपने जिसने ये बनाया है द इंडिया अलायंस, उसके आप जो पिताजी हैं उनके, उनको ही तोड़ के ले आए, जो कन्वीनर बनने वाले थे, जो प्रधानमंत्री का फेस हो सकते थे, उनको आप तोड़ करके ले आए। तो अजय आलोक ने जवाब दिया, देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एक राजनीतिक दल हैं, हम कोई भजन कीर्तन की मंडली तो है नहीं। और सही है, ये बात सच है साहब। अगर आप आज मान लीजिए जयराम रमेश कह रहे हैं कि वो गिरगिड़ की तरह हैं, आरजेडी अलग अपने चीख चिल्ला रही है, कल तक वो ठीक थे जब वो बीजेपी छोड़ करके इधर भगाए थे। और ये कोई नई चीज तो है नहीं, वो 4-5 बार कर चुके हैं, 4-5 बार इधर से कर चुके हैं, 4-5 बार इधर से कर चुके हैं, कुल मिला के 8-9 बार करा है शायद उन्होंने ऐसा। मतलब वो नीतीश कुमार वांट्स कि उनको ये दिख रहा है कि जल्द ही उनको रिटायर होना है। और जैसे ही रिटायर होना है, वो एक ढंग का एग्जिट, एक ढंग का फेयरवेल चाहते हैं कि कहीं वो गवर्नर बन जाए, कहीं वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, कुछ उनको सम्मानजनक एक विदाई समारोह उनका हो जाए। या फिर वो एनडीए के भागीदार के तौर पर केंद्रीय मंत्री भी बन जा सकते हैं, केंद्र में भी भागीदारी उनकी अच्छी हो सकती है, मुझे लगता है। दोनों ही चीजें हो सकती है, राजनीति में कुछ भी स्थायी तो है नहीं। और जी आपने सुना होगा, अंग्रेजी में कहावत है, पॉलिटिक्स इज द डर्टीएस्ट सब्जेक्ट ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो उसमें कल क्या होगा ये कुछ नहीं पता। राजनीति संभावनाओं और आंकड़ों का खेल है। हाँ, तो भाजपा ने इन्हें क्यों अपनाया, इस पर बस एक वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, भाजपा ने नीतीश कुमार को बतौर टूल इस्तेमाल करा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जिस व्यक्ति ने इंडिया अलायंस की स्थापना करी, वो व्यक्ति ही टूट गया, अर्थात अलायंस टूट गया। अब आने वाला वक्त न सिर्फ आरजेडी के लिए, आने वाला वक्त, विधानसभा चुनाव की भी बात कर रहा हूं मैं, जो अगला विधानसभा चुनाव इधर होगा बिहार में, उसमें इन दोनों के लिए, आरजेडी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, और लोकसभा चुनाव भी इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत सारी समस्याओं के साथ आने वाला है। और हो सकता है शायद लालू जी की पारी, देखिए शायद बहुत जरूरी है राजनीति में, क्रिस्टल बॉल तो मेरे पास भी नहीं है, हो सकता है आने वाला वक्त लालू जी की पार्टी आरजेडी के लिए ये उनके पॉलिटिकल किताब का आखिरी पन्ना साबित हो। नहीं, लेकिन लालू को भी बहुत शांत नहीं माना जा सकता है। लालू का अंत होने वाला है ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी हम लोग लगे हुए हैं। कल तक वो, बल्कि आज तक वो लगे हुए थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे,
और जीतन राम मांझी के बेटे जो जिन्होंने अभी शपथ ली है, उनको उप मुख्यमंत्री पद का वो सौंपा था ऑफर। और उसके अलावा और भी कई लोगों का उन्होंने, उनकी कोशिश है कि जेडीयू भी टूट जाए, और जेडीयू के कई विधायकों के संपर्क में भी थे वो, जैसा ललन सिंह के थ्रू। तो उस समय भी संपर्क में थे, अभी भी संपर्क में हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि लालू इतनी आसानी से खत्म कर देंगे अपने आप को? लालू नहीं, लालू का राजनीतिक दल, द हाँ, वही पॉलिटिकल फिगर ऑफ वही लालू आरजेडी। इज गोइंग। हाँ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आरजेडी। और या फिर लालू का जो एक था फेस, जब कहते थे कि जब तक समोसे में आलू रहेगा, कि समोसे में आलू और बिहार में लालू कभी समाप्त नहीं हो सकते, वो फेस मेरे ख्याल में समाप्त होने वाला है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि लाइक फादर लाइक सन बहुत कम देखने को मिलता है। क्या सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर है? नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा। तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने वो संघर्ष देखा ही नहीं, जो लालू प्रसाद यादव सन 1975 से देखते आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ निकले थे, और स्टार्टिंग में लालू वॉज फार मोर फास्ट। पॉलिटिक्स में लालू वॉज फार मोर फास्ट एज कंपेयर टू नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को काफी समय लग गया था एमएलए बनने के लिए, और लालू रादर काफी जल्दी बन गए थे एमएलए। अब जो इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार बता रहे हैं कि लालू का एरोगेंस था, लालू का दबाव था, लालू मतलब लालू मीन्स आरजेडी, आरजेडी का दबाव था, कई अन्य मतलब कई गलत फैसलों के लिए, और कई सारी भ्रष्टाचार से जुड़ी जो नीतियां थी उनको बढ़ाने के लिए। अब ये तो आरोप प्रत्यारोप है। इस पे एक सीधा सा प्रश्न ये है कि मान लीजिए लालू का इंटरफेरेंस था और या आरजेडी का इंटरफेरेंस था, तो आप वो इंटरफेरेंस सह क्यों रहे थे? मत सह क्यों सहते। रहे थे? और सबसे मुख्यमंत्री बड़ी तो आप बात थे। की आप चुन के आए थे इसी भाजपा के साथ, जनादेश जो आपको मिला था वो भाजपा के साथ का मिला था, और फिर आप उसके बाद पलट गए थे और उसके बाद चले गए थे उन लोगों के साथ। तो खैर ये तो झेलना ही था। इस बार जातिगत समीकरण का क्या ख्याल रखा गया है, कैसा है वहां पर, और इसका क्या फायदा या नुकसान होगा? आज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्रियों ने अपनी शपथ ली है। अब जातिगत समीकरण जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता देता हूं, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो जो ये रखे गए हैं मंत्री, इनमें से 2 हैं। अच्छा, ये क्यों है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी समझिए। बिहार में जातिगत समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। वाकई आज भी बिहार में जातिगत समीकरण जो है वो बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण से ये बात बताई जा रही है। तो कौन से वर्ग से कौन व्यक्ति आया है ये समझना पड़ेगा। इसमें 2 मंत्री जो हैं वो कुर्मी हैं, 2 मंत्री जो हैं वो भूमियार हैं। भूमियार हमारे उत्तर प्रदेश के दोस्तों को, भाइयों को बता दें, ये भूमियार एक तरह से ब्राह्मण या पंडित आप कह सकते हो। ये इनको त्यागी, बिहार में त्यागी। भूमियार, त्यागी, जी हाँ त्यागी। तो जो यहाँ के जिनको उत्तर प्रदेश में त्यागी कहा जाता है, वहां उन्हें भूमिहार कहा जाता है। एक व्यक्ति राजपूत है, एक यादव है, एक पिछड़ा है और एक अति पिछड़ा है। तो ये वर्ड पहली बार मैंने बिहार की पॉलिटिक्स में ही सुना था कि न सिर्फ पिछड़ा होता, अति पिछड़ा भी होता है। तो महादलित जो है जीतन राम मांझी के, अभी उनके बेटे जो है जिन्होंने शपथ ली है अभी बतौर मुख्यमंत्री, सॉरी बतौर मंत्री, तो वो आए हैं, और इन्हें ही लालू यादव बुलाना चाह रहे थे बतौर उप मुख्यमंत्री अपने सरकार में, बल्कि उन कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का भी प्रस्ताव रख दिया गया था लालू यादव की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लालू प्रसाद यादव की तरफ से प्रस्ताव भी रखा गया था। अब देखिए, अब बिहार की राजनीति किस तरफ जाती है। मैं आपको हाँ एक बात लोकसभा चुनाव के बतौर बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम लोगों को डिबेट करनी थी तो पहले थोड़ा रिसर्च भी करनी पड़ती है, एनालिसिस करने से पहले। तो मैंने एक फोन बिहार में करा था, एक पत्रकार हैं, मित्र हैं मेरे। उनसे मैंने पूछा कि लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है, कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें मैं भी जानता था 40 हैं, तो उन्होंने बताया 40। मैंने कहा कितनी बीजेपी जीतेगी? तो उन्होंने कहा 40 की 40 जीतेगी। तो बीजेपी बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ आती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भी मेरे को लग रहा है 80 की 80 सीटें हैं, और राजस्थान में भी मतलब बीजेपी बहुत, आज तक बीजेपी की ऐसा ऐसा आउटकम बीजेपी का कभी भी नहीं आया होगा चुनावों के बाद में, जो अब आने वाला है। और ये बात भी मानिए कि जो राहुल गांधी का रीलॉन्च है, शायद 14 बार हो चुका है, अब वो रीलॉन्च इज गोइंग टू एंड, वो भी एंड होगा।
एक और स्टैंड अप गांधी। कॉमेडियन ने कहा था कि जैकी भगनानी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जैसे फिल्मों में जैकी भगनानी कई बार, वो एक बड़े प्रोड्यूसर के लड़के हैं जैकी भगनानी, वो कई बार लॉन्च किए गए लेकिन चल नहीं पाए। तो इन्हें उसने कहा था कि जैकी भगनानी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। चलिए, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं भी आपसे एक प्रश्न कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसका क्या होगा? क्योंकि अब नीतीश कुमार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ तो होंगे नहीं, ममता बनर्जी ने पहले ही मना कर दिया। और ये भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि अगर आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा करनी थी इंडी गठबंधन के लिए, कि बीजेपी ना है, तो आप बाकी नेताओं के साथ में करते। आपने औरों को तो बुलाया नहीं, अकेले खुद चले गए। एक आशंका है कि ये यात्रा खत्म हो जाएगी बीच में ही, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब कल बिहार में एंटर करना है उसको। तो बिहार में भी अब अच्छा। उसका स्वागत तो होगा नहीं। पहले तो थोड़ा बहुत कम हम्म। से कम एक रास्ता दे दिया गया होता, लेकिन अब उन्हें सिर्फ पैसेज तो मिलेगा नहीं बिहार में। अब देखिए क्या रुख होता है, और मुझे नहीं लगता है कि वो मुंबई तक पूरा पहुंच भी पाएंगे। वो बीच में ही अपनी यात्रा खत्म करके जय राम कर देंगे। इनके संग साहब इंडिया अलायंस पूरे एज एन होल के संग दिक्कत ये है कि इन्हें ना जो पुराना भोजा है, जो पुराना वेट है जो सर पे पड़ा हुआ है ना, उसको उठा के चलना पड़ रहा है, और वो बहुत भारी है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, जयराम रमेश अभी जी हैं, वो इंडी कुछ का अलायंस कुछ तो बोल ड्रॉप ही डालते हो हैं। गया मानिए लगभग। खैर, जी अब बिल्कुल। चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। अभी आप नजर बनाए रखिए राजनीति पर। हम किसी और मुद्दे पर अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। जय श्री राम।